Anji, good morning, students. Today we start with Unit 4, India's foreign trade and balance of payments and trade reform. ये 3 major topics हैं आपके. India's foreign trade में हमने देखना है the volume of trade, composition and direction, और उसके बाद India's balance of payment देखेंगे. तो ये balance of payment पोजीशन कितनी डेफिसिट रही है और थोड़ा सा हेल्प हम यूनिट 1 से भी इसमें लेंगे. सो लेट अस हैव अ लुक एट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. टोटल डाटाबेस है. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है 1951 से 1991 बिफोर रिफॉर्म्स कह सकते हैं. सो देयर वाज रिमार्केबल इंक्रीज इन बोथ द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. 1950s में जो है 606 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे जो कि 1991 में बढ़कर 32,553 हो गए. इंपोर्ट्स वर 608 करोड़ रुपीज़ विच इंक्रीज टू 43,198 करोड़ रुपीज़. सो we can find out that there was rapid growth in imports and exports. However, अगर हम देखें तो imports आपके ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं. 84.5% 60s में और almost 45% 70s में आते आते. रीज़न क्या है कि इनिशियली वी हैव टू इम्पोर्ट मशीनरी, हैवी मशीनरी, टेक्नोलॉजी like petroleum, and we also have to set up these steel plants. हमने लगाए राउरकेला में, भिलाई, दुर्गापुर सेकेंड प्लान में, राइट. बिकॉज आवर स्ट्रैटेजी वॉज, इंडियन इकॉनमी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इंडियाज़ स्ट्रैटेजी वॉज to set up to adopt development through heavy industrialization. Means economic growth can be increased through industrialization. This is one point. Second, industrialization will be done through large scale heavy goods industries, not too small scale. So large scale heavy goods industries को सेटअप करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास इतनी मशीनरी, स्टील और ये सब नहीं था टेक्नोलॉजी. सो वी हैव टू इम्पोर्ट. तो इंडिया के इम्पोर्ट्स जो हैं वो आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान में बहुत ज़्यादा रहे. सेकंड प्लान में जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे वो थर्ड प्लान में आते आते भी पूरे नहीं हुए. और उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 67, 68, 69 वाला जो पार्ट था, उससे इमीडिएट पहले थर्ड प्लान वाज अ बिग फेलियर. आपका रेनफॉल फेलियर होने की वजह से तो फिर हमें प्लान हॉलीडे भी डिक्लेयर करना पड़ा. तो उस दौरान उसके इमीडिएट बाद, यानी कि उस ड्यूरेशन में जस्ट बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया को फूड ग्रेन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, राइट. और उस समय हमें यूएस से फूड ग्रेन्स हमने इंपोर्ट करे, तभी हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा फूड ग्रेन से इंक्रीज़ हो गए. और इंडिया वाज फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस डिवैल्यूएशन ऑल्सो, इसी शर्त पे जब फूड ग्रेन्स हमें मिले. और 1966 में फर्स्ट टाइम जो है वो डिवैल्यूएशन हमने की. कुछ डाटा इसमें दिया, टेबल 35.1 आप देख सकते हो. इंपोर्ट्स आपके 51 में 608 करोड़ से बढ़कर 90s में 43,190 करोड़ रुपीज़ हो गए. और आपके जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारा आपको कह सकते हो आइटम्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के. कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, सेकंड पॉइंट देखते हैं. कंपोजिशन में हमें बेसिकली देखना है कि हमारे इंपोर्ट्स किन किन चीज़ों पे ज़्यादा हैं, विद इन इम्पोर्ट की कंपोजिशन देखेंगे कि किसका इंक्रीज़ हुआ, किसका ऐसे ही एक्सपोर्ट का. तो 50s में हमारे जो इंपोर्ट्स थे बेसिकली फूड ग्रेन्स, पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के थे, ठीक है. और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब हमने उससे पहले ये प्लान कर लिया था कि अब हमें इंडिया को अपने एटलीस्ट फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है. तो उससे पहले के हमारे फूड आइटम्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा. देन ऑलमोस्ट टोटल इंपोर्ट में 16.4%. फिर आपका इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करना था तो 14.3% शेयर उसका रहा. आयरन एंड स्टील का 3% रहा. और इस तरीके से 60s तक आते आते बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो जो इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल है 47.6% रहा, ठीक है, कैपिटल गुड्स का. और इस तरीके से इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है थ्रू इम्पोर्ट्स ऑफ हैवी गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल गुड्स के द्वारा हम जो वो करते चले गए. तो 60s, 80s, 70s, 80s ये आप मेंशन करेंगे कि किस तरीके से चेंज हुआ. 80s में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमने रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड इंटरमीडिएट गुड्स का किया है, ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद
आगे आते आते ये, क्योंकि इंडिया स्टार्टेड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इनका प्रपोर्शन धीरे धीरे कम होने लगा। और 790s में हम जाके देखें तो जो कैपिटल गुड्स थी उनका 24.2% था, ठीक है, जिसमें कि नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी आपकी लिखी। तो ड्यू टू वन और अदर रीज़न हमें इंपोर्ट जो है वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करना ही पड़ा। एक्सपोर्ट के बेसिस एक्सपोर्ट का देखेंगे तो एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल का 23% शेयर था 50s में। देन टी है, आयरन ओर्स है, मिनरल्स है, रॉ कॉटन का रहा है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का 44.2%, क्योंकि हम रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे थे इनिशियली 50s और 60s में। और टी, केशर, चाय और काजू जो इनका एक्सपोर्ट भी बहुत रहा। उसके बाद धीरे धीरे हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो आप देखेंगे कि द कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट जो है मेन आइटम्स वर इंजीनियरिंग गुड, जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल, यार्न, रेडीमेड गुड्स, लेदर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड केमिकल्स। तो थोड़ा सा रॉ मटेरियल से हमने स्विच ओवर किया, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल का शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है आपके 80s में आके 30.6% हो गए, जिसमें कि वही चीज़ें हैं, राइस है, टी है, फिश प्रिपरेशंस हो गई, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट अगर हम आगे देखें 90s में आते आते वो जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि आपने देखा ये इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है जेम्स एंड ज्वेलरी। तो फर्स्ट वी इंपोर्ट, उसमें कार्विंग्स करके तराश के उसको पॉलिश करके देन वी एक्सपोर्ट, तो 72.9% का वो हिस्सा रहा है। देन आपका रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंट शेयर जो वो रहा है। तो 1951 से 1991 तक the share of traditional export items like tea, cotton, textile, iron ore and agricultural products in this composition of exports of the country declined, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता चला गया। तो इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स जो है इनका शेयर बढ़ता चला गया। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स किन किन कंट्रीज़ के साथ, तो हमें पता ही है कि ब्रिटिश रूल के दौरान सारा हमारा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटिश इंग्लैंड के यूके के साथ था, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ, तो इंपोर्ट्स उसके बाद भी काफ़ी देर तक ब्रिटेन, यूएस के साथ रहे, और फिर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ और जापान के साथ, ये 5-6 मेन कंट्रीज हैं जिनके साथ रहे। और धीरे धीरे आपका चेंज होता गया, और OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ जो है इंडिया का शेयर इंक्रीज होता चला गया 37.8% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स, जिसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, इनका हिस्सा जो है रहा। देन यूएस का इंपोर्ट्स फ्रॉम जर्मनी एंड ब्रिटेन 8 and 6.7%, यूएस का जो है 12.1% आप देखेंगे, और OPEC का ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ 16.3%। तो शेयर डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आते रहे। सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ जो है वो कम शेयर था, लाइक 3% 2% तक रेंज करता रहा। तो 50s से 90s तक इंडिया हैड बीन मेकिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज दैन बिफोर। द शेयर ऑफ ब्रिटेन एंड US एंड इंडियन इम्पोर्ट्स हैड डिक्लाइंड, and the share of Japan and OPEC petroleum exporting countries, Russia, East European countries increased. There was substantial rise in share of developing countries in total imports of India. तो diversification ऐसे ही exports में देखेंगे तो export हमारा जो है किन किन कंट्रीज़ के साथ रहा, US, रशिया, जापान के साथ शुरू में बहुत ज़्यादा था, ये डाटा आप ऐड कर सकते हैं। दैन ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ, रशिया के साथ हमारा ट्रेड ऑफ कोर्स पहले काफ़ी शुरू से ही ज़्यादा रहा है। तो हम देखेंगे इंडिया हैड बिन मेकिंग एक्सपोर्ट्स टू अ मच लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज दैन 50s। तो एक्सपोर्ट भी डेफिनेटली ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, ऑफ कोर्स ब्रिटेन के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हुआ, और US, जापान, OPEC के साथ इंक्रीज़ हुआ है। देयर वाज इंक्रीज शेयर ऑफ रशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और compared with 1950-51 the share of less developed countries in India exports marked a significant rise.